हेलो एवरीवन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थर्ड वीडियो आपके पास है। सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। सबसे पहले उन बच्चों जो पेपर है आपके पास, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके पेपर जो है वो आपके फेवर में आए, प्रोबेबिलिटी इन फेवर कह सकते हैं उसे हम। और टॉप क्वेश्चंस अच्छे आए आपके फेवर में, जो आपके पढ़ के जाओ उसी तरह से अनुसार आपके क्वेश्चंस आ जाएं। बट बार बार अभी वक्त है आपको कि अभी के वक्त में 7-8 दिन में आप बार बार वीडियो देख के रिविजन कर सकते हो। तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में तीसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे जरूर देखें, जरूर बार बार। तो सबसे पहले मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर नॉर्मल डिविजन मैंने लिखा है, और पिछले 2 वीडियो मैंने थ्योरी बताया और थ्योरी के बाद कई पॉइंट्स मैंने बताया है। और नॉर्मल कर्व के आधार पर, नॉर्मल कर्व के बेस पर हमने कोई भी वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया मैंने आपको। तो आज की जो वीडियो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहली बातें बहुत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझना जरूरी होता है, वो नॉर्मल कर्व के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कर्व दिखा रखा है, नॉर्मल कर्व है, बेल शेप्ड कर्व कहते हैं इसके। एक ही पीक पॉइंट होती है, 2 टेल होता है, वो कभी हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं करती है। राइट साइड प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है और लेफ्ट साइड भी प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, जैसे मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये हर एक बच्चे को यहाँ जो नॉर्मल कर्व बना रखा हूँ मैं, तो इसी तरह से बनाना आपको। अब ये जरूरी नहीं कि ये गैप कितना हो, ये 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यानी 1.5 है तो यहाँ पर पॉइंट आएगी, या 1.3 है तो यहाँ आएगा, और 1.5 है तो यहाँ होगा। तो ये z की वैल्यू मैक्सिमम चूंकि 3 होती है और मिनिमम -3 होती है, जो कि x की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी वो जाकर के प्लस इन्फिनिटी इस साइड होगी, और इस साइड क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी होगी। देयरफॉर आप z की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 लेंगे इस तरह से। अब बहुत सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, बहुत सारी वैल्यू 0.002 भी ले सकते हैं z की वैल्यू, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको इसी तरह ग्राफ देख करके और नॉर्मल कर्व देख करके आपको सारी बातें सीखनी होगी और समझ में भी आ जाएगा, पूरी बातें आप सुनेंगे तब। तो x z की वैल्यू स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 लिखते हैं, और जहां पर 1 होगी और जहां पर -1 होगी, उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कर्व ना ही उस जगह मैक्सिमम होगी और ना ही मिनिमम होगी। तो स्टैटिस्टिशियन और मैथमेटिशियन ने मिलकर बोला कि मैक्सिमम और ग्राफ सबसे यहाँ पे होगा और मिनिमम ग्राफ सबसे नीचे होगा यहाँ पर। चूंकि यहाँ पर बोला गया मैक्सिमम ना ही मैक्सिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो यहाँ भी दिख रहा। बट मैथमेटिशियन ने कुछ कंक्लूजन निकाल कर कहीं बताया होगा कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम जो पॉइंट होंगे वो z बराबर 1 पर होगी और z बराबर -1 पर होगी। ये जो z बराबर 1 और z बराबर -1 है, या z की कोई भी वैल्यू है, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कहलाता है। और उसी को हम अगर नॉर्मल वेरिएबल के अंदर रखते हैं तो याद रखना म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा की जगह पर पॉइंट इन्फ्लेक्शंस होगी। सवाल दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड वेरिएबल के कंसर्न में कि पॉइंट इन्फ्लेक्शन कहाँ होगी, तो z की वैल्यू 1 और -1 देंगे हम। और अगर नॉर्मल वेरिएबल के कंसर्न में आपके सवाल पूछी जाती है, यानी उससे रिलेटेड आप सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको पॉइंट इन्फ्लेक्शन का जवाब आपका होगा म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा की जगह पर होगी, क्योंकि यही दोनों जगह ग्राफ ना ही मैक्सिमम और ना ही मिनिमम होगी। और किस जगह सबसे मैक्सिमम ग्राफ होगी, एट z = 0, ये सवाल है। दोनों टेल टच नहीं कर सकता है। जितनी प्रोबेबिलिटी राइट साइड होगी, कहने का मतलब है कि अगर आप z की वैल्यू 0 से राइट साइड आप पूरी जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी तो कुछ ना कुछ इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और इसकी प्रोबेबिलिटी अक्सर हर क्वेश्चंस में दिए रखे होंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है हर बच्चों की, पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ तक जो हाफ है, फर्स्ट हाफ कह सकते हो, इस साइड राइट साइड वाले, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 हर बच्चों को याद रखना है। और लेफ्ट साइड सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ बच्चों को याद रखना है, 0.5 ही होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन ही एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। और वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो x की वैल्यू ली जा रही है, सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी 1 ही होगी यहाँ पर जोड़ करके। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, पूरी पूरी करीब करीब यहाँ पर 1 नहीं होती है। 99.73% ये कवर करता है। बाकी जो पॉइंट जो है वहां पर 0.27 जो है यहाँ पर कवर नहीं करेगा।
जो पॉइंट लाएंगे आप यहाँ पर 7, यहाँ पर ये कवर नहीं करेगा, ये एरर प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी, एरर प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी। एनीवे आगे मैं डिस्कस उसका करूंगा मैं। यहाँ से समझिए अब और भी बातें। ये जो मैंने लिखा है फाई के बारे में, जैसे लिखा होगा आपको 50, 51, 5 पढ़ते हैं जैसे 51, 50, 52, 53, तो मैक्सिमम 5 की वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर वो या तो 3 होगी या -3 होगी। कभी भी आपको 5, 4 कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो z की वैल्यू होती है, और z की वैल्यू मैक्सिमम 3 होती है और मिनिमम -3 होती है। तो आपको कभी भी z की वैल्यू यहाँ पर 4 नहीं दिखाई देगी। अगर आपको 4 दिखाई दे रहा तो समझिए वो गलत है, वहां पर वहां मिस्टेक है, मिसप्रिंटिंग है। आप वहां पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा, याद रखेंगे तो केयर रहेगा। 50 का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है बता रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबल ने लिखा है लेस देन 0, यानी 0 या 0 के बराबर भी ले सकते हैं आप, उससे कम की जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी यानी 50 कहा जाता है। कहने का मतलब 50 का जो प्रोबेबिलिटी और हर बच्चों को इस ग्राफ से पता होता है, उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। 0 से कम का मतलब इस साइड से, ये लेस देन इस साइड जाएगा। दैट इज मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ यहाँ पर तो आपको समझ आ जाएगी, छोटा सा, जस्ट मिनट। यहाँ पर बता रहा हूं मैं, ये अगर मैं 50 बोलूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि 50 कहाँ होगी। दैट इज 50 आपके पास 0 से लेकर के -∞ तक, या कह सकते हो z की वैल्यू -3 तक, इसकी वैल्यू लानी थी, और हर बच्चों को ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पता होता है। उसी तरह से 1 की वैल्यू अगर कोई पूछा जाए तो 1 से लेकर के, यानी +1, यानी z की वैल्यू जो 1 है वहां से लेकर के आप इस साइड जाएंगे, लेस देन, यानी लेस देन प्रोबेबिलिटी होती है जितनी भी 51 हो या 52 हो या 53 हो। कहने मतलब अगर 5 -1 है प्रोबेबिलिटी, तो आपको बता रहा हूँ ये जो z की वैल्यू -1 है, यहाँ से आप लेफ्ट साइड जाएंगे -∞ की ओर, या z की वैल्यू -3 की तक, उससे आगे नहीं जाएंगे। 5 अगर 3 की वैल्यू आपको पूछता है कि 5 3 की वैल्यू, तो तब भी सब बच्चों को पता होता है कि 5 3 का मतलब लेस देन 3, और यहाँ से 3 है और 3 इन्फिनिटी को टच करता है लगभग अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ से सारी प्रोबेबिलिटी उसको पता होता है कि प्रोबेबिलिटी 1 होगी, या उसे 0.9973 भी लिख सकता है प्रोबेबिलिटी। 1 में से घटा दो, ये रिजल्ट आ जाएगी 0.00273 की वैल्यू 1 में से घटाएंगे तो कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास 5 3 की वैल्यू हर बच्चों को पता होता है, 5 0 की वैल्यू हर बच्चों को पता होता है। फिर से सुनिए, 5 0 का मतलब लेस देन 0, प्रोबेबिलिटी लेस देन 0, z 0 कहाँ पर है, z की वैल्यू यहाँ है, और 5 1 का मतलब 1 से छोटा, यानी 1 यहाँ है और वहां से रेफरेंस पॉइंट लेंगे। 5 2 का मतलब अगर 2 है यहाँ तो 2 से रेफरेंस पॉइंट लेंगे। 5 -1 है तो -1 से नीचे जाएंगे, और 5 3 है तो इससे आएंगे। 5 3 की वैल्यू हर बच्चों को और 5 0 को हर बच्चों को मालूम होता है। 5 3 की वैल्यू अगर कह दे तो आप 1 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, बट 5 0 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली नहीं लिखना, आपको 0.5 लिखनी है उसकी प्रोबेबिलिटी, या हाफ लिखनी होगी। ओके, ये या समझ में आ गया होगा 5 का वैल्यू। अब मैं क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन से x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक स्टैंडर्ड नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, विथ उसका मीन दे रखा है 50 और वेरिएंस दे रखा है 100। तो मीन 50 और वेरिएंस 100 है। What is the probability, P for probability, x is greater than equal to 60, and phi 1 की वैल्यू दे रखा है 0.8413, phi 1 की वैल्यू दे रखा है। इसका मतलब है phi 1 का मतलब बच्चों को पता हो गया कि 1 से लेकर के, यानी 1 जहां पर पॉजिटिव z की वैल्यू 1 से लेकर के -∞ तक जाएगी। तो ये डेटा गिवन है और मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन। तो आज की क्लास की पहली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होने जा रही है। यहाँ पर जो गिवन है वो चीजें मैं लिख रहा हूँ कि गिवन है क्या। गिवन हमारा x बार है और x बार की वैल्यू दे रखी है 50। वेरिएंस को हम इंडिकेट इस तरह से करते हैं, ये वेरिएंस है और वेरिएंस हमारा 100 है, इसलिए आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 10 हो जाएगी, इसका रूट कर देना, इसका हटाना। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड जो करनी है, दूसरी बात गिवन और भी चीजें हैं उसमें। phi 1 की वैल्यू दे रखी है, phi 1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.8413, ये दे रखा है। अब इसका यूज जरूर करूंगा मैं, क्योंकि आपको मैंने कहा कि कोई भी क्वेश्चन आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पेपर में भी बनाने जाएंगे
तो आपको जरूर कुछ ना कुछ phi 1 की वैल्यू या कुछ प्रोवाइड कर रखा होगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी मुझे जो निकालने को कहा गया है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसकी वैल्यू निकालने को कहा गया। तो सबसे पहले ये x जो है नॉर्मल जो वेरिएबल है उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कैसे करूंगा। कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने रखा है, इस क्वेश्चन मार्क को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 की वैल्यू लानी है, तो इसको आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ z कर दें और ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिखें, लेकिन इस 60 को इक्विवेलेंट वैल्यू या इक्वल वैल्यू कौन सी होगी z के कंपैरिजन में। किसी भी x के मान को आप z में जब कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, x माइनस एक्स बार, कन्वर्जन फॉर्मूला ये कन्वर्ट कर लें आप सबसे पहले। ये 60 है तो 60 आप रखेंगे, चूंकि रेफरेंस पॉइंट 60 है, 100 है तो 100 देना, और 50 है तो 50 देना, 10 है तो 10 भी लिख सकते हो। गिवन है मीन 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इसमें 10। आप देखो z की वैल्यू 1 आ गई, कट करके कैंसिल होके 1 आ रहा है, दैट इज आपको वैल्यू 1 से बड़ा लेनी है। तो z की वैल्यू 1 से बड़ा लेना है, इट मींस कि आपको फिर नॉर्मल कर्व में जानी होगी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं नॉर्मल कर्व ऐसे बनाया और z की वैल्यू ये पर 1 है और ये 1 से बड़ा कह रहा है, मतलब इस साइड नहीं जानी है आपको, इस साइड जानी है। तो z की वैल्यू इससे ज्यादा लेनी है आपको, इससे कम नहीं लेनी है। इट मींस कि इससे कम पूरी अगर वैल्यू दे रखी है यहाँ तक आपके पास, यहाँ तक वैल्यू दे रखी है, आप ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी, तो phi 1 ही होगा। phi 1 का मतलब क्या होता है, लेस देन 1, लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसने कितना, 0.8413। तो देख लो ये पूरी प्रोबेबिलिटी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, और आपको निकालना है इससे ज्यादा। आपको पता है कि पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 में से इस चीज को अगर काट के आप निकाल देते हो यहाँ से आप, तो आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। यानी यहाँ से आप हटा दो, यहाँ कट कर दो, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको यहाँ की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाती है। दैट इज आप यहाँ पर अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हो इसकी वैल्यू, तो आप क्या करोगे, सीधा पता चल रहा है आपको ग्राफ से, आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। 1 माइनस 0.8413 आप कर लो, 0.13 जब कटाएंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1.0000 और 0.8413 है, तो आप अप्रोक्सीमेटली 1.16 आ रहा, यहाँ पर आप 7 देंगे, यहाँ आप 2 दे देंगे, यहाँ आपके पास फिर 9 है, दैट इज 5 होगी, और यहाँ पर आपके पास क्या होगी, 1 होगी, 0.1526, यानी दैट इज आपकी प्रोबेबिलिटी फाइन होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आपको 1 लिखनी है तो आपको 0.1527, अप्रोक्सीमेटली आप 0.16 लिख सकते हैं, वैसे आंसर यही सही है। तो आप प्रोबेबिलिटी फाइन कर सकते हैं कभी भी जब गिवन डाटा है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा और वो आंसर हो गया ये आपका। देखिए 0.16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। हमेशा याद रखें आप कि आप जो है सॉल्यूशन को मत देखिए बुक की, आपको दिक्कत ज्यादा होने लगेगी, इसलिए आप ध्यान दीजिए अपने कॉन्सेप्ट पर, टीचर के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट पर जाइए और क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। इफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल यहाँ भी x के रूप में है, इसलिए ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इसे कन्वर्ट करनी पड़ेगी। फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, साफ तौर पर क्वेश्चन लिखा है कि मैं एक रैंडम वेरिएबल x हूँ और मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता हूँ, विथ मीन उसका दे रखा है, एवरेज वैल्यू उस डेटा का दे रखा है 120, 120, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे रखा है 40। क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 150 अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120, यानी x की वैल्यू 150 से कम है, लेकिन बट अपॉन में जो लिखा है x इज ग्रेटर देन 120 लिखा है। तो आखिर इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, डेटा आपको पता है, फिर से पढ़ लीजिए। प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 150 अपॉन में x इज ग्रेटर देन 120, मेन चीज ये याद रखनी है आपको। सेकेंड क्वेश्चन, आपके पास सेकेंड क्वेश्चन होंगे। सेकेंड क्वेश्चन जब आएंगे आप यहाँ पर बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 लिख देंगे, डेटा गिवन लिखेंगे आप, क्वेश्चन 2
गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन चीजें, गिवन चीजें यहाँ पर आपके पास जो है वो x बार दे रखा था क्वेश्चन में, मीन दे रखा था 120 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था 40। वैल्यू भी दे रखी होगी, फिर जाऊंगा मैं वहां पर, वैल्यू कुछ होगी, z की वैल्यू दे रखी होगी उस क्वेश्चन में, फिर से मैं लिख ही देता हूँ आपको। वैल्यू क्या है वो देख लीजिए, वैल्यू प्रोवाइड है यहाँ पर। गिवन द एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व, कभी कभी इसे z नहीं लग करके एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व बिटवीन भी लिखते हैं। z की वैल्यू 0 से लेकर के, हम साफ तौर पर लिखा 0.75, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव, 0 से 0.75 डालेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2734, याद रखिएगा ये गिवन हो। तो इससे मैं लिख देता हूं मैं, z की वैल्यू 0 से लेकर z की वैल्यू 0.75 तक की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एरिया नॉर्मल कर्व यानी प्रोबेबिलिटी है 0.327, सॉरी 0.27 होगी, क्योंकि याद किसी को रखनी नहीं है। एक मिनट फिर से, 2734, 0.2734। और प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो दे रखा है x इज लेस देन इक्वल टू 150 अपॉन में x इज ग्रेटर देन 120, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन और टफ हो गया, बच्चे देख के घबराने लगे कि अपॉन में लिखा है, लेस देन सिर्फ होता तो मैं सोचता भी, और सिर्फ ग्रेटर देन होते तो मैं सोचता भी क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन ये बनाऊं कैसे? तो याद करो अपनी प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाया था, और फिर बच्चों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b होती है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, और वहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में न्यूमरेटर में जो फॉर्मूला होता है वो इंटरसेक्शन होता है, दैट इज दोनों के बीच में जो कॉमन होती है, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में जो सेट होगी वो लिखूंगा। बी है तो बी लिखोगे, ए है तो ए लिखोगे, बी डैश है तो बी डैश लिखोगे, अपॉन में जो होगी वो होगी। इट मीन्स कि आपके पास अगर ये ए मानी जाए और ये इसको बी मानी जाए, तो ए अपॉन बी में दोनों के बीच में जो कॉमन होगी वो लिखेंगे। कॉमन क्या होगी? सवाल को समझिए फिर से। कह रहा कि x की प्रोबेबिलिटी 150 से कम और 120 से ज्यादा है, तो सबसे पहले ये नंबर लाइन को आप ड्रॉ कर लें, ये 0 है, ये मान लो 150 है, और ये मान लो 120 है, क्योंकि 120 के बाद ही 150 होगा। तो इससे कम और इससे ज्यादा, तो इससे कम और इससे ज्यादा के बीच में कॉमन वैल्यू तो 120 से 150 के बीच ही होगी ना। तो 120 से 150 के बीच की वैल्यू यहाँ फॉर्मूले ड्राइव होंगे, दैट इज की प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 150 अपॉन x इज ग्रेटर देन 120 अगर लिखा है, तो आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 120 से लेकर, क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू किसकी किसके बीच कौन है, 120 से 150 के बीच में, लेस देन x लेस देन इक्वल टू 150, ये कॉमन वैल्यू लिखना होगा न्यूमरेटर में, जैसा यहाँ पर कॉमन लिखा वैसे यहाँ कॉमन लिखनी होगी। अपॉन में बोला था कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगी वही लिखूंगे, नहीं अपॉन में जो लिखा हुआ है ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लिखो, लेस देन है तो लेस देन लिखो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 120 आप लिख दो ये चीजें। तो आपको एकदम क्लैरिटी हो गई कि क्वेश्चंस यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी से कॉन्सेप्ट से उठाएंगे और सीधे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाकर रखूंगा मैं। जिस बच्चों को पढ़ा होगा उसे याद होगा ये सारी चीजें, अगर याद नहीं है तो फिर रिवीजन में जाएंगे आप, वहां पर आप उसकी क्लासेस कीजिए, लाइव क्लासेस, डाउट ले सकते हैं, लाइव क्लासेस चलती रहती है, तो डाउट सेशन हमारा जो है उसमें आप ले सकते हैं। और मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर में देता हूँ मैं अक्सर कहीं ना कहीं। यहाँ देखिए आपके पास, अब क्वेश्चन में आऊँ, 120 से लेकर के 150 के बीच में हमारे पास ये वैल्यू है, तो कैसे लिखूंगा मैं? 120 से 150 के बीच में x की वैल्यू और x की वैल्यू 120 के बीच में,
सारी वैल्यू को कन्वर्ट करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड में, दैट इज की z बराबर हमारा फॉर्मूला जो होता है x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन। अब हमारी सबसे लीस्ट जो वैल्यू है, या कह रहा है 120 है तो 120 रखो भाई, रेफरेंस पॉइंट 120 ही होगी, माइनस फिर कितना होगा, एवरेज वैल्यू दे रखी है 120, वो दे रखा है देख लो 120 है एवरेज वैल्यू, और अपॉन में स्टैंडर्ड डिविजन आप 40 लिखो या 50 लिखो, ये 0 आने वाली है। दूसरी कन्वर्जन यहाँ पर होगी कि हम z की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 150 है तो 150 लिखोगे, माइनस 120 ही लिखोगे, और अपॉन में 40 लिखोगे, दैट इज आपके पास कितने आ गए 30 अपॉन 40। आप कैंसिल करेंगे 3/4 तो समझ ही रहो कितना होता है 0.75। इट मीन्स कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऊपर जो होगी वो 0 से स्टार्ट है और लेस देन, और x को कन्वर्ट चूंकि z में करा है तो हम z लिखेंगे, और लेस देन इक्वल टू 0.75 लिखूंगा मैं। डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 से बड़ा है तो 120 से बड़ा है तो 120 को मैंने कन्वर्ट कर चुका हूं मैं z में, दैट इज z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो आप बताओ कि z की वैल्यू 0 से लेके 0.75 तक की जो एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व दे रखा है, 0 से 0.75 तक की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, वो 0.27 एरिया लिख दे या प्रोबेबिलिटी लिख दे, बात एक ही होती है। वो परसेंटेज होगी तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप यहाँ पर, अगर परसेंटेज होगी तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 0.2734 ऑलरेडी ये पूरी वैल्यू ही दे रखी है ऊपर में न्यूमरेटर में, दैट इज यहाँ पर मैं यहाँ लिखूंगा क्या, अब समझ लीजिए आपकी क्या वैल्यू आने वाली है, वैल्यू क्या आएगी 0.2734 ऊपर लिखा। डिनोमिनेटर हम जान रहे हैं कि z की वैल्यू 0 से बड़ा है, तो अब नॉर्मल कर्व में जाएंगे, 0 से बड़ा कहाँ होगी, 0 से बड़ा इस साइड होगी, और 0 से बड़ा भी प्रोबेबिलिटी 0.5 ही होती है, तो सब बच्चों को पता होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं दे रखी है 0.5। तो कहने का मतलब है कि 0.2734 में अगर हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगी वो आपके आंसर के इक्वल होगी, दैट इज मैं डिवाइड करके देख रहा हूं मैं, और कितना आ रहा वो मैं बताता हूँ। जस्ट मिनट, 0.2734 डिवाइडेड बाई 0.5, रिजल्ट है 0.5468, यानी ये वैल्यू 0.55 के करीब आ गया। ये आंसर आया हमारा। अब ये आंसर आया तो ये हमारा जो आंसर है ये मिलाऊंगा मैं अपने सॉल्यूशन से जो बुक में बनाया था। आंसर क्या बनाया इन्होंने 0.55 आ गया, देख लो क्या आंसर है। तो मैच कर गया, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे बनाएंगे और इतना डिटेल्स इन्होंने बना रहा, और ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये क्या क्या लिखा फिर इसको कन्वर्ट किया और बड़ा बड़ा बनाया। तो हमने उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाया, और कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप समझोगे तो आपको ऑटोमेटिक वही चीजें छोटे दिखेगी जो बुक बनाता है। तो ये समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ कि जब रेंज के बीच हो तो सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम को देखिए और उसको जेड में कन्वर्ट कीजिए, और हो ना हो वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी उस क्वेश्चंस में, याद रखेंगे आप। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा मैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए आप। इफ x इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, इफ x इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, स्टैंडर्ड कह रहा है नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, x अगर माना जाए x को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, तो इसका मतलब x नहीं लिखेंगे हम z लिखेंगे, अपनी भाषा में z ही लिखूंगा। लिख चुका है x, लिखेगा p, लिख दे q, आपको माननी पड़ेगी वो चीजें। हमें z तो एक सिंबल है कि z ही लिखना ऐसा जरूरी नहीं है। x इज स्टैंडर्ड नॉर्मल सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू x, यानी x यहाँ समझिएगा स्टैंडर्ड लिख चुका है तो वो x एक z है, आपको दिमाग में रहनी चाहिए। 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब है 0 से b के बीच में जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी z यहाँ ये z है, तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ना दे रखी है उसको वैल्यू a दे रखी है,
तो आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट के हिसाब से ए की वैल्यू दे रखी होती है, तो आप उसे 0.5 सपोज कर लो माइंड में या हाफ सपोज कर लो माइंड में, चूंकि प्रोबेबिलिटी है उससे ज्यादा हो नहीं सकती, एक से ज्यादा लिख नहीं सकते ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू b? तो एकदम कंप्लीट मैथमेटिक्स चीज पूछी जा रही है आपसे, एकदम मैथ के बच्चे ही रहेंगे तभी उसे समझ में आएगी कि मॉडुलस x है और ग्रेटर देन इक्वल टू b है। मैं कैसे बनाऊं इस क्वेश्चंस को, बहुत ही टिपिकल हो जा रहा है हमारे लिए, क्या क्या बना कर रखा है इन्होंने, तो उस पर डिस्कस हम लोग करते हैं अभी। तीसरा क्वेश्चन आज, थर्ड, x को माना जा रहा है यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, होता नहीं है, माना जा रहा, जो लिखेगा वही क्या, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स x को, राइट, दैट इज मैं इसे z मानता हूं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा गया वो सुनिए आप, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू b, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू b। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। गिवन क्या है वो सुनो, गिवन यहां पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b की प्रोबेबिलिटी a रखी है, ये प्रोबेबिलिटी ही होगी, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि स्टैंडर्ड जब कहते हैं तो हमें x लिखना नहीं चाहिए, बुक कह रहा है x तो x लिखूंगा मैं, बुक कह रहा है y लिखूंगा मैं, z लिखते हैं इसे। b हमारा क्या मान होगा, कोई नंबर होगा, b 0 से b तक कोई नंबर होगा, b हमारा 2 हो सकता है, b हमारा 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है b, चूंकि स्टैंडर्ड के अंदर में है तो 4 नहीं लिख सकते हम, 1.2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, b हम 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, या -3 से कम लिख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी प्योर मैथमेटिक्स के अंदर चला गया क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन अब रहा नहीं आपको स्टैटिस्टिक्स का, तो पहले इसको समझिए आप कि आखिर है क्या ये। कभी भी जब मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखी जाए तो इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो लिखना होगा आपको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2, यानी 2 से बड़ा, जो पॉजिटिव है उससे बड़ा लेना है और नेगेटिव उससे छोटा लेना है, यानी -2 से छोटा आप -3 रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगी और 2 से बड़ा लोगे तब भी सेटिस्फाई करेगी। 2 और -2 के बीच में जब रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगी, जैसे 2 और -2 के बीच में -1 है, आप रख के देख लो -1 मॉडुलस के अंदर सेटिस्फाई नहीं होगी, 1 बड़ा है 2 से, सही नहीं है, बराबर भी नहीं है, ये भी सही नहीं है। इसलिए आप जब ग्रेटर देन का साइन मॉडुलस देते हैं तो 2 वैल्यू देनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो स्पष्ट है कि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 0 b से बड़ा लेनी निकालनी पड़ेगी और एक दूसरी वैल्यू -b से छोटा निकालनी पड़ेगी। अगर हम नंबर लाइन पर लेते हैं और ये 0 लेते हैं और b को मान लो इस साइड लेते हैं जो कि पॉजिटिव है और -b इस साइड, तो कह रहा है क्वेश्चन की b से बड़ा निकालो प्रोबेबिलिटी और -b से छोटे की प्रोबेबिलिटी निकालो, आप छोटे की प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी इसके बीच की प्रोबेबिलिटी आपको नहीं निकालनी है, ये छोड़ना है, ये कट करना है, आपको एक तरह से हटाना है इसे, आगे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऐसा करो, इसी की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, आप पूरी प्रोबेबिलिटी तो जानते हो कि प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल देता हूँ, 0 से b तक की जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उतनी प्रोबेबिलिटी 0 से -b तक की प्रोबेबिलिटी होती है, और 0 से b तक की प्रोबेबिलिटी आपको बुक में दे रखी है, आपके बुक में 0 से b तक की प्रोबेबिलिटी a दे रखी है, देयरफॉर ये भी a होगी, यानी पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ 2a होगी, और पूरा यहाँ से यहाँ पूरा प्रोबेबिलिटी 1 होता है, और आपको ये प्रोबेबिलिटी हटानी पड़ेगी यहाँ से, तो ये प्रोबेबिलिटी जब हटाओगे तो 1 में से क्या घटाओगे, ये निकालनी है आपको और ये निकालनी है आपको, तो इट मीन्स कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू b की प्रोबेबिलिटी जब निकालनी हो तो आप सीधा सीधा 1 - 2a लिखेंगे। कॉन्सेप्ट है, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर ट्रिकी मेथड से मैंने बता दिया आपको, बल्कि कॉन्सेप्चुअल कहिए इसको, ट्रिक नहीं कह सकते हैं, बल्कि बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। और आप देखिए वहां पर आंसर क्या कह रहा है, यहाँ पर 1 - 2a है या नहीं।
आंसर में जाइए, आप सॉल्यूशन है वो। आपका आंसर क्या लिखा है देखो, 1 - 2 आ गया। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, उसको वो सारी चीजें वही कर रहा होगा, बट मैंने एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको बता दिया। तो हम ऐसे पढ़ते हैं किसी क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को, तो घबराते नहीं हैं बिल्कुल। अच्छे वाले क्वेश्चंस आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अपने हिसाब से आसान होता है, ज्यादातर क्वेश्चन आसान होते हैं, आपको घबराना नहीं बिल्कुल है। आप क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, बार-बार वीडियो लेक्चर देखिए, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि बुक में रहती है तो, या फिर पढ़ के चले जाते हैं फेस टू फेस, तो आपको लगती है कि मैं भूल गया, फिर रिवीजन चाहिए, तो रिवीजन के तौर पर मैं वीडियो लेक्चर आपको बना रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे लेक्चर्स होने वाले हैं आपको, उसको आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहें और उसको ज़रूर आप वॉच करते रहें, आपको फ़ायदा मिलेगा आपको, राइट? आज की इम्पोर्टेंट क्लास अभी एंड करता हूँ मैं। रिक्वायरमेंट होगी इसमें तो और भी बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बड़े-बड़ी वीडियो बन जाते हैं। वहाँ पर क्वेश्चंस बहुत तरीके के, बहुत आसान से क्वेश्चंस भी मिलते हैं बहुत सारे इसमें। जैसे सवाल कभी-कभी कर देता है ऐसा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन लिखा है 2 क्वार्टाइल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर 47.3 एंड 52 पॉइंट। ये 2 क्वार्टाइल्स है। तो 2 क्वार्टाइल्स जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप पढ़ते हो, तो एक Q1 पढ़ते हैं और एक Q3 पढ़ते हैं, दोनों वैल्यू दे रखी है। सवाल पूछा व्हाट इज द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो बच्चा ये समझते कि मोड निकालना है, तो मोड तो हमने पढ़ा नहीं कभी। मोड नहीं निकालना है भाई, यहाँ पर आपको निकालनी है मोड का मतलब, आप अगर मीन भी निकाल लोगे तो क्योंकि मीन मोड बराबर होती है, तो मीन कैसे निकालेंगे सर? इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 3 ही होगी, क्योंकि 2 नहीं पढ़नी है, 2 ही तो मोड है। मोड ही निकालने कह रहा है, क्वार्टाइल 2 ही निकालने कह रहा है, क्वार्टाइल 2 इज मोड, क्वार्टाइल 2 इज मीडियन, क्वार्टाइल 2 इज मीन। यहाँ पर आल्सो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन डेविएशन तो बात की बात है, पहले आप मोड निकाल लो, मीन निकाल लो, तो क्वेश्चन बन जाएगी। तो 2 क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है, पहले क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 0.61, फिर सिग्मा आपको बताया था, इसकी वैल्यू दे रखी है। दूसरी क्वार्टाइल म्यू प्लस 0.675 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है। दोनों क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, ये कैंसिल हो जाएगी, तो म्यू निकल जाएगा, ये 2 म्यू बराबर समथिंग, ये जोड़ देंगे तो आपको 100 होगी, दैट इज मीन निकल गया, दैट इज मोड निकल गया, मोड की वैल्यू आ गई 50। मोड निकल गया, मीन मीडियन मोड बराबर होता है, मोड की वैल्यू 50। अब सवाल कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, क्यों? क्योंकि मीन डेविएशन आपको निकालनी है। अब वहां पर बोर्ड पर जाइए, फोर्थ क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चंस में मैंने बोला कि आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल जो होते हैं फॉर्मूले, वो होता है म्यू माइनस 0.675 इंटू सिग्मा, ठीक है? तो Q1 की वैल्यू, यहाँ पर Q1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, और वैल्यू दे रखी है जो भी है 47 पॉइंट समथिंग, कुछ भी होगा 3040, मुझे मैंने देखा नहीं, दोबारा आप देख सकते हैं। म्यू की वैल्यू 50 आ गई, माइनस 0.675, यहाँ पर सिग्मा निकालेंगे 75, तो सिग्मा की वैल्यू फाइन हो जाएगी। सिग्मा फाइन करने का क्या फायदा, सिग्मा जब निकाल के लाएंगे तो आप वहां पर सॉल्यूशन में देख रहे होंगे कि 4 लिख रहा था उसने, तो ये वैल्यू आ गई। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आके, मोड तो निकाल दिया मैंने। तो मैं बताता हूँ कि मीन डेविएशन निकालना है तो कैसे निकालना है। मीन डेविएशन अपॉन मी स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रेशियो मैंने पढ़ाया था आपको कि 12/15 होता है, ये रेशियो से बन जाएगी क्वेश्चन। आप स्टैंडर्ड डेविएशन लाए हो, आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ रखो, मीन डेविएशन फाइन हो जाएगी। ठीक है, 4 3 5 3 16/5 1.2, सॉरी 5 3 15 3.2, मीन डेविएशन फाइन। सवाल उसमें था कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालनी थी। सर आपने सिर्फ मीन डेविएशन निकाल दिया, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपने नहीं निकाला, जबकि मैं पढ़ चुका हूं कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो x माइनस मीडियन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मैंने बोला कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो, चाहे मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालो, चाहे तो आप मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, तीनों एक ही चीज है, और आप मीन निकाल चुके हैं, मोड निकाल चुके हैं, सारी वैल्यू एक ही होगी, देयरफॉर 3.2 ही होगी। आप सॉल्यूशन में जाके देख सकते हो क्या निकाल रहा है।
3.2। तो आप इसके फॉर्मूले पे नहीं जाए, अपने कॉन्सेप्ट पे जाए, जो आपको याद है उस पर क्वेश्चन सब बनाइए, बिल्कुल आपको सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम दूसरे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो यहीं तक एंड कर रहा हूँ।